हाय फ्रेंड्स, मैं एस के तिवारी, ज्ञानधारा डेस्टिनेशन गोंडा से। ये हमारा यूट्यूब प्रोग्राम आप सभी यूपी टेट और सीटेट के अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता है आगामी एग्जाम में, और आप निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे जिससे आपको एक अच्छी तैयारी और एग्ज़ाम तक एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्राप्त हो सके। आज के इस अंक में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, जिसमें क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं और विषय रूपरेखा में देखेंगे तो ये पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण के मूलभूत चीज़ों को समझते हैं। पर्यावरण के मूलभूत चीज़ों को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दो शब्द परि और आवरण, दो अलग अलग शब्द हैं, परि और आवरण। परि मतलब होता है परितः यानी चारों तरफ, और आवरण मतलब होता है घेरा, यानी जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो पर्यावरण है। जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, यानी अब अगर हम इसको साइंस की भाषा में कहेंगे तो वे सारे वस्तुएं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं या जो चारों तरफ से विद्यमान हैं वही पर्यावरण बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए कौन है। तो सबसे पहले तो हम जो है रहते हैं मृदा पे यानी पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर चारों तरफ विद्यमान है पेड़ पौधे, इनके अलावा क्या है, जल, ये भी हमारे चारों तरफ है। इनके अलावा क्या है, वायु, ये भी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे आसपास में मौजूद हैं। अब इनमें से मृदा और पेड़ पौधे ये तो स्थलीय होते हैं, इन्हीं को स्थलीय बायोम कहा जाता है। ये स्थलीय होते हैं। ये जल है यानी जलीय हो गया, और वायु की बात करते हैं तो ये वायवीय हो गया। अब चूंकि जल पृथ्वी के 71% भागों पर है, एक बड़े पैमाने पर है, और जब कोई चीजें एक बड़े भूभाग में विस्तृत होती हैं तो उसके लिए हम मंडल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जलीय मंडल या जल मंडल। यही चीज इधर देखेंगे तो स्थलीय या स्थल मंडल, इनको मंडल कहेंगे, और इधर वायवीय या वायुमंडल, इनके लिए प्रयोग करेंगे वायुमंडल शब्द। तो मूल रूप से पर्यावरण जो हमारा है वो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों अलग अलग घटकों का मिश्रण है। तीनों अलग अलग घटकों का मिश्रण है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के घटक में शामिल नहीं किया जाएगा। विकल्प दे दिया, पेड़ पौधे, मृदा, हवा, चट्टान। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, या कौन सा शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन दे दिया कि पर्यावरण के स्थलीय घटक में कौन सा शामिल किया जाएगा या कौन सा सम्मिलित है, मिट्टी, पेड़ पौधे, चट्टानें, इस तरीके से दे दिया विकल्प। तो ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि जलीय भाग में कौन कौन से शामिल होंगे, स्थलीय भाग में कौन कौन से शामिल होंगे, और वायवीय भाग में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो ये चीजें अलग अलग करती हैं। अब हम यहां से एक एक चीजों को देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो समझना आवश्यक है पर्यावरण के बारे में, उनको हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरण जो है एक वैश्विक स्तर पर इसकी परिकल्पना शुरू हुई, और भारत में इसके लिए सबसे पहले कानून बनाने की जो बात आई वो राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते भारत में सबसे पहले 1986 के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन उठते रहते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है। तो अगर कब पारित होने की बात आती है तो 1986 में पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, 1986 में पारित हुआ। अब 1986 में पारित हुआ है तो किसके शासनकाल में पारित हुआ है, तो राजीव गांधी के शासनकाल में पारित हुआ है। यानी प्रधानमंत्री उस समय कौन थे अगर पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री कौन होंगे, राजीव गांधी होंगे।
अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और जान लीजिए कि राजीव गांधी के समय में तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, लेकिन उससे पहले आया था क्या, बाघ परियोजना, बाघ प्रोजेक्ट। तो ये बाघ प्रोजेक्ट कब पारित हुआ है, इसको देख लेंगे। तो बाघ प्रोजेक्ट जो पारित हुआ है ये आपका 1973 के दौरान पारित हुआ है, और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी बोलते हैं इंदिरा गांधी। इनके ही समय में बाघ परियोजना भारत में आई थी। इनको और किस लिए जानते हैं, तो इनके समय में भारत में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए भी इनको जाना जाता है। यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम अपने मेन फोकस पे आते हैं, हमारे इधर की चीजें कि सबसे पहले कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ था। किसके समय में लागू हुआ था, तो राजीव गांधी के समय में लागू हुआ था। बाघ प्रोजेक्ट कब आया है, 1973 में आया है। किसके समय में आया है, तो इंदिरा गांधी के समय में आया है। अच्छा, बाघ देख लिए, तो हाथी भी देख लेते हैं। हाथी परियोजना किसके समय में आया है और कब आया है, हाथी परियोजना या हाथी प्रोजेक्ट, इसको लिख लेंगे परियोजना। हाथी परियोजना आया है 1992-93 के दौरान, 1992-93 में हाथी परियोजना आया है। और किसके समय में आया है, अगर यह बात आती है कि हाथी परियोजना किसके समय में आया है, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीबी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीबी नरसिम्हा राव। पीबी नरसिम्हा राव, जो लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग जानते हैं कि 1992-93 के दौरान जब पीबी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उनके ही समय में हाथी परियोजना 1993 में लॉन्च की गई थी। और उसी समय भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति भी अपनाई गई थी, और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का जो कार्यक्रम था वो पीबी नरसिम्हा राव ने दिया था। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर कर ली गई है। आगे भी आप लोग पढ़ेंगे, घड़ियाल परियोजना है, तमाम सारी परियोजनाएं हैं जो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। मेन धारा में इधर अभी हम लोग देखते हैं, बात करते हैं जलीय मंडल की। एक एक चीजों का अध्ययन करते हैं। जलीय मंडल, जल ही जीवन है, ऐसा पढ़ते रहते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसे हटा दिया जाए। जल मंडल, अब परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है भाई, ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हमेशा आपको ध्यान रखना है आपकी परीक्षा दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, उन्हीं को लेके हम लोग यहां चर्चा करेंगे। जल मंडल, तो यहां से ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, पहले तो घटक पूछे जाते हैं कि जल मंडल के कौन से घटक हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। जल हमें प्राप्त कहां से होगा, पहला तो समुद्र से। समुद्र से बड़े कौन है, महासागर, यानी महासागर से, फिर समुद्र से यानी सागर से, फिर नदियों से, नदियां भी होंगी, झील हैं, तालाब हैं, और भूमिगत जल हैं, भूमिगत जल हैं। और कौन शामिल किए जाएंगे जल मंडल के अंतर्गत, ये सारे तो शामिल होंगे, महासागर, समुद्र, नदियां, झील, तालाब, भूमिगत जल। और कौन शामिल किए जाएंगे, और शामिल किए जाएंगे ग्लेशियर, भाई वो भी तो जल ही है ना, बस ठोस जल के रूप में है, बर्फ बने हुए हैं, तो उन्हें शामिल करेंगे, यानी कि ग्लेशियर। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। यहां से पहली दृष्टि में जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि जल मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व शामिल किए जाएंगे। तो कौन कौन से शामिल होंगे, महासागर, समुद्र, नदियां, झील, तालाब, भूमिगत जल और ग्लेशियर, ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं जलीय मंडल में, जल मंडल के अंतर्गत। अब एक एक का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो महासागरों की अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले महासागर के बारे में मोटी मोटी चीजें जान लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन पड़ जाएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होगा। सबसे गहरा महासागर कौन सा पड़ जाएगा, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर पड़ जाएगा। तो इस तरह से चीजें हम लोगों को अध्ययन करना है। अच्छा, कौन सा एक ऐसा महासागर है, कौन सा एक ऐसा महासागर है जिसको अंध महासागर कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर, उसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, कौन सा एक ऐसा सागर है जो सागर भी है और झील भी है,
तो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एक सागर भी है और एक झील भी है, उसकी गणना दोनों चीजों पे करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग महासागरों से संबंधित चीजें समझते हैं। महासागर मान लेते हैं उनका विस्तार तल इस तरीके से वो फैले हुए हैं, इनमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझना है। तो इसके 3 तली होंगे, एक तो इतने से हम बांट लेते हैं, एक बीच में बांट देते हैं और एक ऊपर बांट देते हैं। हम इनको ढंग से समझते हैं। तो ये इनमें जल का भराव होगा, पृथ्वी के लगभग सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के लगभग सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरों का जो जल है ये लवणीय होता है। महासागरों का जो जल है ये लवणीय होता है। लवणीय का मतलब नमकीन होता है। अब नमकीन होता है इसका मतलब है कि नमक पाए जाते होंगे, और नमक पाए जाते हैं तो नमक किसका मिश्रण है? हम जानते हैं कि नमक किसका मिश्रण है, तो नमक है Na और Cl यानी सोडियम और क्लोराइड का मिश्रण है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या पाए जाएंगे? सोडियम क्लोराइड पाए जाएंगे। इसके जल में सोडियम क्लोराइड घुले रहते हैं। यही कारण है कि जो समुद्रों में पेड़ पौधे भी उगते हैं वे भी नमकीन होते हैं, क्योंकि वे यही नमकीन जल अवशोषित करते हैं, तो वे भी नमकीन होते हैं। तो यहां से 2 चीजें क्या क्या कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, और नमक किसका किसका घटक है, तो सोडियम और क्लोराइड का घटक भी है, इन दोनों से मिलकर के बनता है। ठीक, अब ये समुद्र का सबसे ऊपरी सतह होता है, सबसे बाहर का सतह है समुद्र का। ये यहां पर कुछ पदार्थ, जलीय पदार्थ तैरते रहते हैं, उनको बोलेंगे क्या? इनको बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलेंगे? प्लैंकटन बोलते हैं इन्हें। दिखाई दे रहा है प्लैंकटन। अब प्लैंकटन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन एक प्रकार के समुद्रीय उत्पाद हैं जो समुद्र के सबसे ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, और मछलियां इन्हीं को खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। यानी उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में प्लैंकटन ज्यादा पाए जाते हैं, वे मत्स्य यानी मछलियों के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, और खास करके आपका जो लिखित परीक्षा है उसमें इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। डागर बैंक है, ये कहाँ है? तो डागर बैंक जापान का मछली उत्पादक क्षेत्र है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर प्लैंकटन अधिक हैं। फिर उनके नीचे कौन पाए जाते हैं? तो उनके नीचे पाए जाते हैं नेक्टन। नेक्टन कौन है? यानी ऐसे पेड़ पौधे या ऐसी प्रजातियां जो थोड़ा बहुत, ना तो बहुत ज्यादा नीचे हैं और ना ही एकदम ऊपर हैं, वे बीच में समुद्रों में तैरती रहती हैं, वे नेक्टन हैं। जो बीच में समुद्र में तैरती रहती हैं वे नेक्टन हैं। प्लैंकटन कौन थे? जो आधा डूबे हुए हैं और आधा दिखाई दे रहे हैं, तैरते हैं और थोड़ा बहुत भाग डूबे भी हैं, वे कौन है? प्लैंकटन हैं। मछलियां किसको खाती हैं? प्लैंकटन को खाती हैं। मछलियां किसको खाएंगी? प्लैंकटन को। और नेक्टन कौन होंगे? जो ना तो समुद्र के तली में है और ना सबसे ऊपर है, बीच में है, वे कौन है? नेक्टन है। और जो सबसे नीचे पाए जाते हैं यानी इस भाग में पाए जाते हैं वे बेंथस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? बेंथस कहलाएंगे। तो क्वेश्चन इससे बनता रहता है कि समुद्र के तली पर पाए जाने वाले, समुद्र के तली पर पाए जाने वाले खरपतवारों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? बेंथस। बेंथस कहा जाएगा। समुद्र के मध्य भाग में पाए जाने वाले को क्या कहेंगे? तो नेक्टन। समुद्र के सबसे ऊपरी तल पर कौन पाए जाते हैं? तो प्लैंकटन। मछलियां किसका ग्रहण करती हैं? तो प्लैंकटन का ग्रहण करती हैं। इतने क्वेश्चंस आपके इस प्रकार के महासागरों से बनने हैं। बाकी आपसे कभी भी इनके लंबाई, चौड़ाई, ऐसी कोई भी चीजें आपसे नहीं पूछी जानी रहती हैं। या तो सबसे बड़ा कौन सा है, गहरा कौन सा है, गर्त कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन महासागरों से पूछे जाने हैं। अब अभी थोड़ी सी यहाँ पे जब आप पर्यावरण को लेकर के प्रदूषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें इनसे रिलेटेड कुछ और भी चीजें जानेंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, अगले क्लास में मिलते हैं।